नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। रशिया और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है आज उसका छठा दिन है और 6 दिन पूरे होने के बाद हम अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यूक्रेन का काफी नुकसान हुआ है, जान और माल का। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनली देखा जाए तो इमोशंस कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ जुड़े हैं और ऐसे में रशिया को एक नुकसान जो पहुंचा है ये उसकी छवि को पहुंचा है कि एक सुपर पावर ने एक छोटे से मुल्क पर हमला आखिर क्यों किया। आखिर ये तानाशाही है, ये हिटलरशाही है, क्या कुछ कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है इस वक्त ये दोनों के बीच का जो वॉर है और वॉर की स्थिति को लोग कैसे देख रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह, जिन्हें हम डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपकी पहचान करा रहे हैं और उनके नजरिए से देखते हैं कि आखिर ये वॉर किस दिशा में जा रहा है, इसका अंजाम क्या होगा, इसमें किसका ज्यादा नुकसान हुआ है और आगे इस वॉर का क्या कुछ हश्र होगा। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे हमारे गेस्ट के साथ आज। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेजर साहब हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहला सवाल यही है सर कि यूक्रेन का पिछली इस लड़ाई में 6 दिनों में बहुत नुकसान हुआ है। पार्क्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स सब तोड़ दिए गए हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो चुकी हैं और मतलब यूक्रेन की एक शक्ल बिगड़ती जा रही है। जो वहाँ की कैपिटल है कीव, वहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं, हर तरफ बम्बार्डिंग, धुआं, चीख पुकार दिखाई देती हैं। लेकिन इतने नुकसान के बाद भी जो एक इमोशंस लोगों के जुड़े हैं उससे कहीं ना कहीं लगता है कि अब रशिया की छवि बहुत ख़राब हुई है कि रशिया ने आखिर ऐसा क्यों किया है। इतनी सुपर पावर वो खुद को कहता है, फिर एक छोटे से देश पर उसने हमला कर दिया। तो अब क्या आपको लगता है कि यूक्रेन पर वॉर करने के बाद पुतिन फंस गए हैं, वो बौखलाए हुए हैं? जी, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि जंग, वॉर, युद्ध ये पिक्चरों में बड़ा अच्छा लगता है और बहुत लोग इसमें एक्साइटेड भी होते हैं। वॉर सुनते ही छोटे छोटे बच्चे भी जी बंदूक उठाते हैं, वही खेलने गन्स के साथ। वॉर, आप उससे पूछिए जो फौज में सर्विस कर चुका है, बिल्कुल, जिसने एक्शन देखा हुआ है, एग्जैक्टली, जो गोली बारियों से, बम के धमाकों से गुजर चुका है, जिसके सामने, उसकी नज़रों के सामने उसके बडीज, उसके साथी शहीद हुए हैं। आप उनसे पूछिए जिन्होंने घर पे फ़ोन करा है इतला करने के लिए कि भाई आपका घरवाला, आपका बेटा, आपका बाप आज की तारीख में दुनिया में नहीं रहा। बिल्कुल, उससे बेहतर कोई किसी को नहीं बता पाएगा कि भाई ये जंग होती क्या है। दर्द तो होता ही है, इसके अलावा जो इकॉनमी है देश की नहीं पूरी दुनिया की, सालों नहीं सदियों पीछे चली जाती है। जो हम मेहनत करते हैं आगे बढ़ने का, इकॉनमी में हर कोई मेहनत करता है, वो पीछे चली जाती है और इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होता है, सबका नुकसान ही होता है। और ये बचकाने की बातें होती हैं कि हमने इतने मार दिए, उतने मार दिए। कोई शान की बात नहीं है, शर्म की बात है। और अब आप आते हैं आपके सवाल के ऊपर। जी भाई रशिया को क्या ये मालूम नहीं था पहले से ही कि अगर वो आक्रमण करेगा, अगर वो हमला करेगा, उनका इरादा था ही नहीं पहले भी उनको इन्वेड करना, उनको एनेक्स करना, उन पे कब्जा करना ना, ये उनका इरादा था ही नहीं शुरू से। आपको हल्का समय इतिहास में लेके जाता हूँ गौरव भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको लेता हूँ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी 1919 में, जी तब जर्मनी जो है इमर्ज विक्टोरियस एंड थैंक्स टू इट्स अलाइज, उसके जो अलाइज थे साथ में जो उनके साथ दे रहे थे उसकी वजह से। बाद में क्योंकि जर्मनी की जीत हुई एक तौर से, जी उनकी अलाइज ने उनको सपोर्ट करा तो उनको मानी पड़ी उनकी हर एक बात जो अलाइज कह रही थी। जी कई निर्णय जर्मनी शायद नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन उनके अलाइज ने उनको फोर्स किया, प्रेशर डाला उन पे, तो उनको लेना पड़े। सही या गलत कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। उसी तरीके अब मैं आपको ले आता हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक में 1962, जी 65, 71, 1999। जी और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि हर एक आम आदमी भी जो जियोपॉलिटिक्स का जानकार ना हो या जो जिसको मालूम नहीं है कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला क्यों कर दिया, ज़मीन के लिए, तेल के लिए, मैं उनकी बात क्लियर कर दूं, वो फंडे बिल्कुल यहीं पे स्पष्ट हो जाए। बिल्कुल, हिंदुस्तान की जो जंगें लड़ी हैं, आपने इतिहास में पढ़ी होंगी, आपको ही पता होगा क्यों हुई वो जंग। जमीन पे, जमीन पर, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से, बिल्कुल। 90s में गल्फ वॉर हुई, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, तेल के लिए हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मेजर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब यहाँ पे ना ही जमीन, ना ही नेचुरल रिसोर्सेज, तेल या कुछ खनिज कुछ नहीं है, नहीं है इन्वॉल्व। ना ही वो चाह रहे हैं इन पे कब्जा करके इन पे बैठ के राज जमाए, ना वो भी नहीं चाह रहे। तो ये आखिर क्या कह रहे हैं?
ये चाह रहे हैं। देखिए, जब कोल्ड वॉर हुई थी अमेरिका की और रशिया की, आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको जी। तो अमेरिका ने बड़ी चालबाजी चतुर तरीके से एक फौज तैयार करी अफगानिस्तान के अंदर, जी। जो कि रूस से लड़ सके। ये थे मुजाहिदीन, होली वॉरियर इनको कहते हैं। उनमें से एक मुजाहिदीन था जिसका नाम था उसामा बिन लादेन। ये फौज तैयार करी अमेरिका ने, फंडिंग की अमेरिका ने, ट्रेनिंग दी अमेरिका ने, पैदा किया अमेरिका ने, जिम्मेदार इनके थे अमेरिका। एग्जैक्टली। रूस से लड़े ये। 11 सितंबर 2001 में क्या हुआ? अमेरिका पे हमला कर दिया लादेन ने। जो होली वॉरियर कहते हैं मुजाहिदीन, उसामा बिन लादेन ने घूम के पलट के वार किया अमेरिका पे, पेंटागन पे, ट्विन टावर पे। और ये हमला दूसरा हमला था अमेरिका पे जो बहुत इतना ज्यादा घातक था। पहले हुआ था 26 जुलाई 1941 में, जो जापान ने किया था अमेरिका में पर्ल हार्बर पे। जब अमेरिका ने इनके तेल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे तो जापान ने मुड़ के, बाद में हिरोशिमा नागासाकी की ऐसी बॉम्बिंग हुई कि भाई वो बिल्कुल राख हो गई। लेकिन आज की तारीख में उठ के वहां से आप देख लीजिए जापान कहां से कहां पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अमेरिका की हिस्ट्री रही है जी। उन्होंने इस्तेमाल किया था मुजाहिदीन को। अब अमेरिका ने देखा कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जो कि पहले रशिया का ही हिस्सा था, सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट नहीं हुई थी जी। तो इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जब ये डिसइंटीग्रेट हुई 1991 में। लेकिन उससे चंद एक साल पहले फरवरी 1990 में जेम्स बेकर, जो कि अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, इन प्रिंसिपल, लिखित में नहीं हुआ था ये, उन्हें मिखाइल गोर्बाचोव को कहा था कि नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन नहीं होगी ईस्ट जर्मनी के आगे। तो जबान सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। आपने एक बार जबान दे दी तो अटल रहना चाहिए, आप मुकर नहीं सकते। अभी ये मैं तब कहा था ना, सबसे बड़ी बात वो थी। अब आप देखिए 4 फेजेस में नेटो में ने 14 राष्ट्रों को दाखिल किया और रिसेंटली 2000 के बाद बात किया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कई कंट्रीज 2007 2008 में भी उसमें शामिल हुए हैं। और सन 2004 में 4 और राष्ट्र आ गए। सन 2008 में जब रूस थक चुका था उसने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी जी। उसने बोला अब ये फाइनल लाइन है, बिल्कुल, जॉर्जिया नेटो में नहीं आएगी, यूक्रेन नेटो में नहीं आएगा। रूस ने हमला किया जॉर्जिया पे 2008 में ब्लैक सी के जरिए, जो कि पेनिनसुला है, स्मॉल स्ट्रिप है यहां पे। 2014 में इन्होंने हमला किया एक छोटे स्ट्रिप पे, क्रीमिया के नाम से हम जानते हैं उसको इंडिपेंडेंट करार दे दिया उसके बाद। और 2 मुल्क ऐसे थे यूक्रेन की तरफ के, डॉनबास के इलाके, कि जो इनको ये इंडिपेंडेंट घोषित करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। और अगर रूस अगर चाहती यूक्रेन पे हमला करना तो सन 2014 में बड़े आराम से कर सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। बल्कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि तकरीबन 20 साल से वहां पे राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो 1999 में पावर में आए थे और 2008 तक उन्होंने वहां पे राष्ट्रपति बने। 2008 से 2012 तक एक गैप आया, फिर 2014-12 के बाद वो दोबारा वहां पे राष्ट्रपति बन गए। तो इतना लंबा राज करना कोई मजाक की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें दिखाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। आपने एक सिंगल आदमी को इतनी दे दी इतनी पावर, तब क्या होता है। अब देखिए, जब 2014 में ये हुआ, फिर उनको व्लादिमीर पुतिन ने बार बार कहते आए थे कि यूक्रेन हमारी तरह ही है, वो कोई अलग नहीं है रशिया से, वो हमारा ही अंग है एक तौर पे। मगर अमेरिका ने कुछ चीज भाप ली। अमेरिका ने क्या करना शुरू किया, वो फुसलाना शुरू कर दिया यूक्रेन को भाई से लड़ाया, उसको आर्ट की तरह इस्तेमाल करा, एक शील्ड की तरह। और उसके बाद फिर इनका खूब फायदा उठाया और इनको आपस में बोला, एक गाजर दिखा दी, हम तुमको नेटो में शामिल कर देंगे, जो कि कतई नहीं हो सकता था। वो ट्रीटी के अगेंस्ट है। बिल्कुल, वो ट्रीटी के अगेंस्ट था पहली बात तो। और यूक्रेन इन पे नेटो के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाता है, कि बोझ बन जाता है। इनको क्या फायदा होता। आप ये बताइए, आप भी अनुमान तौर पे कुछ काम करते हैं, किसी को अपनी टीम में भर्ती करेंगे तो उसका कोई फायदा देखेंगे। ना, ऐसी बात है। आप एहसान तो नहीं करेंगे किसी पे, कुछ भी हो,
कोई एहसान किसी पे नहीं करता, ये बात समझ लो। बिल्कुल, जितने भी समिट्स हैं, सब कुछ होता है, वो एक प्लान होता है, उसके पीछे किसी ना किसी एक मंशा होती है। कोई भाईबंदी, कोई लगाव नहीं, उसका कोई सगा भाई थोड़ी है वो। कहने की बात अलग थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अमेरिका ने बोला कि भाई इनका फायदा उठाया जाए, तो इनको गाजर दिखाई नेटो की, और ये लोग भी हाँ 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 इंतजार करते रहे, जो कि नहीं होना था। साथ झूठ बोला, भाई आप झूठा वादा कर रहे हो, हम शादी करेंगे तुम्हारे से। आपका इरादा है ही नहीं शादी करने का, है या पहले शादीशुदा है। आप फायदा उठा रहे हो, आप बेवकूफ बना रहे हो। बिल्कुल। और आप बेवकूफ, अच्छा कोई बेवकूफ बनाता नहीं है, आपको खुद बेवकूफ बनते हो। हाँ हाँ मेरे को बेवकूफ बनना है, मेरा बेवकूफ बनाओ। कोई फायदा उठाता नहीं है, कोई यूज नहीं करता। आप बोलते हो हाँ मेरे को यूज करो, मैंने नहीं, आई डोंट माइंड, यू यूज मी गौरव। तो उसी तरीके से फिर यूक्रेन इस्तेमाल होता रहा और रशिया ने कह दिया था। अच्छा अब क्या हुआ, बात इतने करीब आ गई कि 14 फरवरी से बस 2-1 दिन पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो पहले एक्टर थे, बड़े अच्छे, लोग उनको पसंद भी करते थे, कॉमेडियन, बड़े अच्छी मंजे हुए हुनर था उनमें, उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने फेसबुक पे एक वीडियो लगा दिया कि 16 फरवरी को अमेरिका इन पे हमला कर देगी। और अमेरिका का कहना था कि 20 फरवरी से पहले, जब ये चाइनीज बीजिंग ओलंपिक गेम खत्म होते हैं, तब इन पे चीन हमला कर देगी, ये अपना रूस हमला कर देगी। तो तैयारी क्या थी? अगर आपको मालूम है कि 16 फरवरी को आप पे हमला होने वाला है, आपके मिलिट्री तरीके से कोई तैयारी नहीं थी, आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या तैयारी थी? उल्टा आप कह रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगे, ऑफलाइन क्लासेस होंगे। भाई यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जब ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं करोगे, आप ऑफलाइन प्रैक्टिकल करोगे। हमारे जो बच्चे थे वहां पे, हमारी सरकार ने एडवाइजरी भी दी थी, 1 महीने पहले से ही दे रहे थे, बहुत पहले दी थी, वो नहीं आ पा रहे वो, क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा, ये एक ऐसा धन है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बिल्कुल, कोई इसको आपसे चुरा नहीं सकता, जितना खर्चोगे उतना और बढ़ेगा। अच्छा, तो उनने कहा नहीं, हमें शिक्षा मिल रही है, हमारा साल क्यों बर्बाद हो, एजुकेशन क्यों सफर हो, वो रुक गए यूक्रेन में। अब भाई रूस ने अपने का ये बात, अच्छा मैं अगर आपसे कोई बात मानना चाहूँ, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मैं पहले हाथ पकड़ूंगा, बिल्कुल जबरदस्ती करेंगे, हाथ मरोड़ूंगा और मरोड़ूंगा, आप फिर भी नहीं मान रहे, अरे फिर भी नहीं मान रहे, फिर मैं चाकू निकालूंगा, मैं नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर मैं चाकू लेके आऊंगा, आप फिर भी नहीं डर रहे, और चाकू करीब लाऊंगा, फिर भी नहीं डर रहे, फिर मैं गले में लगा दूंगा चाकू, फिर मानूंगा, मैं ठोक दूंगा, मेरी बात मान लो, फिर भी नहीं मान रहे आप, तो हल्का सा वो घुसाया, बिल्कुल चाकू घुसाया। मैं ये एग्जाम्पल एनालॉजी दे रहा हूं ताकि हर कोई समझ ले, बेसिकली समझने की, बिल्कुल। और हमें आपको, जो मेरे साहब ने आपको यहाँ स्टूडियो बुलाया है, आपसे जो चीज़ें बात कर रहे हैं, जो चीज़ें सुन रहे हैं, उनकी मंशा भी यही है कि लोग समझ सकें, आम भाषा में आम इंसानी समझ सके कि इस युद्ध की जड़ क्या है, क्यों ये युद्ध लड़ा जा रहा है। तो चाकू फिर ठोका, फिर हल्का सा खून निकलने लग गया। अब ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई साहब, कि जो पिट रहा होता है ना, वो प्रेशर में आ जाता है, एक तो प्रेशर में आएगा, और आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी सिंपैथीज हैं, अंडरडॉग जो पिट रहा होता है उसके साथ होंगी, जो जीत रहा होता है या जो पीट रहा होता है उसको तो आप विलेन बना दोगे, अरे यार कमबख्त कैसा आदमी है यार, मार रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर है भैया ये। अब ताली कभी आपने देखा है, कब आप ऐसे ताली मारी, हाँ मार के देखिए, नहीं बजी ना, अच्छा गौरव भाई ऐसे मारी ताली, बिल्कुल ताली बजी, मेजर साहब, ताली 2 ही हाथ से बजती है, ताली 2 ही हाथ से बजती है, गलती ये नहीं, अरे आप बाजार में गए, बाजार में आपका झगड़ा हो गया, होता है आमतौर पे रोड रेज, या आप गाली देते हो किसी को, अब भाई आप पिटाई भी हो जाती है कई बार तो किसी और की, तो गलती किसकी है, जो पीट रहा है या जो पिट रहा है? गलती दोनों तरफ से होगी ना, आपने गाली निकाली, उसने आगे कुछ भी हो, उसने आपने प्रोवोक किया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा फिर लड़ाई हो गई, अब हमें समझना है ये लड़ाई हुई क्यों और कैसे, इसका हल क्या है, और आगे कहां तक जाएगी, वो बहुत जरूरी है। आगे कहां, जो छोटी सी बात पे लड़ाई शुरू हुई होगी अगर बाजार में, आपको पता है एक छोटा सा पत्थर अगर तालाब में मारो, छोटा सा पत्थर, एक सुनामी आ सकती है उसे, सुनामी। छोटी सी चिंगारी पूरी आग लगा सकती है, बहुत बड़ी आग, फॉरेस्ट फायर क्रिएट कर सकती है, छोटी सी चिंगारी। तो अगर छोटी सी बात पे, अब क्या है, ईगो पे आ गई है बात,
भाई व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भाई हमने भाई बहुत सालों के बाद हमने हमला किया है, अब हम रुके रहे, हमने किया, अब हम पीछे नहीं अड़ेंगे। उन्हें 64 किलोमीटर का लंबा काफला, भैया मैंने कभी नहीं सुना। हम भी काफले, हम कॉन्वॉय कमांडर मैं भी रह चुका हूँ बिल्कुल, इनमें अर्ली 20s जम्मू कश्मीर में। मगर इतना 64 किलोमीटर लंबा, 64 गाड़ी नहीं, 64 किलोमीटर का, और ये साधारण गाड़ियां नहीं है। सर कितनी ज्यादा उसमें पावरफुल काफिला होगा, कितना उसमें गाड़ियां होंगी, कितना वो चीजें होंगी। कल की बात है गौरव भाई, उन्होंने धमकी दी है एक तरीके से अमेरिका को कि हम न्यूक्लियर पे आ जाएंगे, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका केवल न्यूक्लियर अटैक से डरेगा और किसी से नहीं डरेगा, और किसी चीज से नहीं डरेगा अमेरिका। और जब रूस हमला करने जा रहा था, क्या रूस ने कैलकुलेट नहीं किया ये कि रूस को मालूम नहीं था कि उन पे प्रतिबंधियां लगाई जाएंगी, सैंक्शन लगाए जाएंगे, रोक टोक लगाए जाएंगे, दुनिया उनको अलग दूर कर देगी। बिल्कुल, क्या उन्हें भापी नहीं ये बात? बिल्कुल भापी थी। बिल्कुल। और अगर उन पे सैंक्शन लगाते भी हैं तो मैं आपको बताऊं उसमें फायदा किसका होएगा? फायदा होएगा चाइना को। अब देखिए, रूस जानता है, उसने भाप ली ये बात कि अमेरिका डरेगा केवल न्यूक्लियर हथियार से, और अगर न्यूक्लियर हो गया, रशिया अपने पे उतर आया, अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर हथियार है, मगर ये तो वही वाली बात होगी ना गौरव भाई, भाई मैं डूब रहा हूं, अकेले तुमको साथ में डूबूंगा, लेके डूबूंगा, मैं मर रहा हूं, तुमको साथ में लेके मरूंगा। आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, ये हकीकत में ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल में उग्रवादी करते हैं जम्मू कश्मीर में। हमने खुद, मैंने फर्स्ट हैंड देखा ये। ओके, आपने उरी फिल्म में देखा होगा कि उग्रवादी मर गया, वो मरेगा भी, साथ में ग्रेनेड दबा के मरेगा। हाँ एग्जैक्टली, कि आप जब उसका शव हटाओगे तो ग्रेनेड फूटेगा। भाई मैं तो डूब रहा हूं, मैं तो मरूंगा, साथ में तुमको भी लेके मरूंगा। तो बस वो वाली कहानी ना हो जाए कहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। नुकसान तो रशिया का होएगा, इसमें कोई शक की, कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। यूक्रेन का नुकसान होएगा, कोई दो राय है ही नहीं। नुकसान अमेरिका का भी होएगा। अरे नेटो अलायंस जो है वो डिफेंसिव हथियार दे रही हैं। डिफेंसिव हथियार यानी कि क्या? बुलेट प्रूफ जैकेट, जर्मनी ने हेलमेट्स दे दी हैं, AK-47 छोटी मोटी गोलियां दे दी। भाई ये, इससे आप जंग लड़ोगे? और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं? बेवकूफी नहीं है ये, उनकी अक्लमंदी है, ठीक है। अक्लमंदी क्यों है बताऊंगा मैं, वो भी क्यों। आप सिविलियन को हथियार दे रहे हो, भाई 3 साल लग गए जाते हैं NDA में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, 1 साल IMA में, बिल्कुल, बहुत बड़ी खोलना, जोड़ना, सफाई, हथियार का सीखना, पकड़ना, शीश लेने का तरीका, एक रिको को कैसे हैंडल करते हैं। और मैं आपको बताऊं, 2 साल, सन 2003 से 2005 जब मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में था, मैं 30 मीटर के फासले में था। मैं यहाँ पे आखिरी पोस्ट थी हिंदुस्तान की, और यहाँ पे आखिरी पोस्ट थी, पहली पोस्ट थी पाकिस्तान की। 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर आप सोच लिए, बिल्कुल, ये पत्थर मारा ये ना 30 मीटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम बंकर में रहे थे 2 साल। वहां पे सांप, बिच्छू, तेंदुआ, भालू, अलग अलग जानवर थे। वो खैर वो कहानी अलग ही है। शेलिंग होती थी। सीज फायर से पहले की बात, सीज फायर भी आया 2003 में, आखिरी में आया। हाँ। मैं सीज फायर से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल, गोलीबारी होती थी हम पे भी, हम उस टाइम पे, ये आम बात थी जी। अब देखिए, बात ऐसी है कि अगर आप खुद स्वयं अपने लिए लड़ रहे हैं ना, और आप खुद शहीद हो जाएं, आप बहादुर कहलाएंगे। भाई आप जिम्मेदार हैं अपने नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, एक्सपैट्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए, जो बाहर से पढ़ने आए हैं, टूरिस्ट के लिए, जो बाहर से देखने आए हैं देश, उनके लिए आप जिम्मेदार हो। तो लीडरशिप कहाँ है? क्या घंटा जो लोग कह रहे हैं कि अच्छी लीडरशिप है, वो मरते दम तक लड़ रहा है। भाई लीडरशिप वो होती है जब आप अपनी लोगों को सही राह दिखाओ। और जो नेटो लोग उनको हथियार दे रहे हैं, डिफेंसिव वेपन्स, वो आग के अंदर तेल और झोंक रहे हैं। ये क्यों नहीं बात, सरल बात लोगों को समझ में आती? नहीं, पूरा हक बनता है उनको अपनी, इसका मतलब ये नहीं अपनी कंट्री के लिए लड़े ना। अरे लड़िए, बिल्कुल, मैं फौजी आदमी हूं। हम अब भी बोलो, अपने देश के लिए लड़ूंगा और शहादत प्राप्त करने के लिए मैं रेडी हूं। बिल्कुल, अपनी जान निछावर के ब्लड में वो चीजें हैं, बिल्कुल हैं। और लड़ना भी चाहिए अपने देश के लिए, जब तक आप खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप जिम्मेदार हैं अपने देश के नागरिकों के लिए, आपको और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अपने कंधों पे। राष्ट्रपति का, मेजर साहब, जो राष्ट्रपति का पद होता है वो एक जिम्मेदाराना पद है। बिल्कुल, उसमें आप ये बचकानी हरकतें नहीं कर सकते, क्योंकि ये थिएटर नहीं है जहां उन्हें एक्टिंग करनी है। बिल्कुल, थिएटर से आए हैं, मैं मानता हूं वो एक अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, लेकिन ये आर्टिस्टिक फील्ड नहीं है, ये पूरे देश की बात है। और इस तरीके से ये छोटे से गलत डिसीजन कुछ भी कल को बड़ी तबाही बन सकते हैं। भाई वो दरअसल बेवकूफ नहीं है तो वो बहुत चातुर। जहां पे हम जैसे लोगों की सोच शुरू नहीं हो रही ना, उनकी सोच खत्म भी हो रही है वहां पे। बता दूं आपको कैसे।
इनको कोई लगाव नहीं है देश से या देशवासियों से, वतन से, इनको मतलब ही नहीं है भाई। इनको मतलब है ताली से हीरो बनने का। और ये चाहते ये हैं कि इसके बाद सत्ता में यही आए। अरे जिंदा रहोगे तभी सत्ता में आओगे ना यार, जिंदा ही नहीं रहोगे। कोरोना वायरस ने हमें सिखा दिया है। अब आप जाके कोरोना वायरस के पीक में आप जा रहे हो काम करने के लिए, अपनी जान जोखिम में डाल के, कोरोना वायरस पड़ गया, कुछ हो गया, जिंदा रहोगे तभी काम कर पाओगे ना दोस्त। बिल्कुल। अरे जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या काम कर पाओगे। इनको चाहिए वोट अगली बार। अरे क्या हीरो, क्या लड़ा, बड़े जबरदस्त लड़ा, अरे क्या कमाल कर दिया, तमाम कमाल। ये होता है लीडर। अरे लीडर वो होता है जो सही राह दिखाए अपनी टीम को, गुमराह ना करे। और लोग गुमराह हो भी रहे हैं। जैसे कि मैंने समझाया अभी आपको कि कोई भी बेवकूफ तब बनता है जब वो खुद स्वयं कहता है हारे हमें बेवकूफ बनना है, हमें बेवकूफ बनाओ। मेजर साहब, मैं इसलिए आपको रोकना चाहूंगा। आपने जैसे कहा है कि वो बेवकूफ बन रहे हैं या फिर वो अपने कहीं ना कहीं कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में सरेंडर कर देना चाहिए? बिल्कुल 100%। एक चीज हमको फौज में सिखाते हैं, टैक्टिकल विड्रॉल। जी, टैक्टिकल विड्रॉल ये सन त्जू की फिलॉसफी है। सन त्जू एक चाइनीज ऑथर थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, हमारी चाणक्य रीति होती है ना, हाँ जी, चाइनीज है द आर्ट ऑफ वॉर। हर एक चीज की एक आर्ट होती है, एक कुछ करने का तरीका होता है। बिल्कुल। तो आर्ट ऑफ वॉर में चैप्टर 8 पैराग्राफ 4 लाइन 2 में संधू ने लिखा है टैक्टिकल वॉर के बारे में। और चैप्टर 3 पैराग्राफ 2 लाइन 2 में लिखा है द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग। बिना लड़े ही आप दुश्मन की कमर तोड़ दें। और वही तो अमेरिका ने किया। बिना एक गोली फायर करे उन्होंने यूक्रेन का इस्तेमाल किया और रशिया से लड़वाया। अक्लमंदी का काम, बड़ा अक्लमंदी। और हम कहते हैं ना कि भाई, और रूस को क्या लगा कि ये सही मौका है, क्योंकि उनको लगा, उनकी सोच में अमेरिका की लीडरशिप इस टाइम कमजोर है, यूके की लीडरशिप इस टाइम कमजोर है, आओ इन पे हमला बोल देते हैं। सही मौका है, सही तरीका है। भाई मैं आपको बताऊं, हम जो सोचे कि जो बाइडेन बेवकूफ है, बेवकूफ नहीं है, बहुत अकलमंद है, शातिर है वो। उसने लड़वा दिया यूक्रेन को। अच्छा सर, जैसे आपने कहा लड़वा तो दिया, अमेरिका ने हाथ सेक ली, ताली बजा ली, लड़ाई उन दोनों की हो गई। अब जैसे ये है अपना UNSC है, UNGA है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, ह्यूमन राइट्स हैं, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है शांति स्थापना के लिए, सबका ख्याल रखने के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता की बातें करती हैं। अब ये कहाँ है? छठा दिन चल रहा है, इतने लोगों की मौत हो चुकी है, आज तक कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे आके ये नहीं कह रही है कि भाई वॉर बंद करो। भाई UN जब फॉर्म हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जी 1940 की बात बता रहा हूं मैं आपको, तब UN का मेन काम क्या था? UN का काम था कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, ये इसका प्राइम पर्पस था। जी। यूएस ने अपनी फोकसेस एनर्जी लगाई अफ्रीका में, कीनिया में, सोमालिया में, कोंगो में फोर्सेस भेजी। हमने भी, हमारे बहुत सारी फोर्सेस जाती है UN में, अच्छी बात है, जानी भी चाहिए। हिंदुस्तान को परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी इन्होंने। 1960s में बात चली थी हिंदुस्तान को परमानेंट मेंबरशिप देने की, तब जवाहरलाल नेहरू ने चीन को दे दी थी वो मेंबरशिप। चीन बन गया P5, UK, US ये सब P5 है, फ्रांस ये P5 कंपनी में आते हैं, मतलब परमानेंट मेंबर हैं UN के। हिंदुस्तान टेम्पररी मेंबर है, कोई बात नहीं, हमारे कम से कम कान जमीन से लगे हुए हैं, हमें मालूम है हो क्या रहा है वहां पे। जी UN जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, चीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, जब वो हमारे साथ दादागिरी, हमको आग दिखाने लगे थे, अरे हमें जरूरत नहीं, हम अपने में ही सक्षम है उनको धूल चकाने के लिए, ठीक है। जब UN वहां कुछ नहीं कर पाई तो यहाँ क्या करेगी UN? यहाँ क्या करेगी? और जिन्होंने इनके बड़े बड़े वादे किए थे ना यूक्रेन को, अमेरिका ने, नेटो ने, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढमकाना, वो कहाँ गए भाई? आज छठवां दिन है, चौथे दिन में UN कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की थी आपने, बिल्कुल बिल्कुल भाई प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच किया रशिया के खिलाफ। जी घंटा उनको फर्क पड़ेगा? नतीजा क्या निकलेगा? घंटा कुछ नहीं निकलेगा। माफ कीजिएगा साहब, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं आपको बुरी लगेगी लोगों को बात, और मेरा दिल रोता है ये देख के कि हमारे बेकार में बच्चे, मासूम बच्चे वहां फंसे हुए हैं, और वो दो से पिसे ना। फिर पोलैंड की पुलिस वहां पे उनको मिसहैंडल कर देगी, क्योंकि कहेंगे भाई इनडिसिप्लिन है। ये इनडिसिप्लिन तो है एक तरीके का, कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करना, लेकिन अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है ना, क्योंकि आप हंगरी नहीं जाएंगे, पोलैंड नहीं जाएंगे, हॉलैंड नहीं जाएंगे, तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब तो रास्ता ये बचा है कि लोगों को अगर एयरलिफ्ट भी करना है तो उसी तरीके से किया जाए। लेकिन सर आप भी आपने वर्ल्ड वॉर 3 की बात की थी, लेकिन जिस तरीके से आप एक माइंडसेट बन चुका है कम्युनिटी का इंटरनेशनली, ये मुद्दा अब यूक्रेन और रशिया के बीच का है नहीं, और डे वन से ये मुद्दा जो है वो ग्लोबली इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है।
नाटो कंट्रीज हैं जो धीरे धीरे अभी तो पीछे से हेल्प कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं यूक्रेन को कि वो अपना प्रोटेस्ट करे, वो वॉर का जवाब वॉर से दे, ईंट का जवाब पत्थर से दे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें वो कंट्रीज अब शामिल होते हैं, एक छोटा देश है उसने भी अपनी एक सेना भेजने के लिए बोल दिया है कि मैं हेल्प करूंगा, मैं अपनी आर्मी भेज रहा हूँ। तो ऐसे में ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं बन जाएगा क्या? जब इतने सारे कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, 2 सुपर पावर आमने सामने हो जाएंगे, अमेरिका हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 में क्या क्या बाकी रह जाएगा? देखिए, मैं आपको 3 खास वजह बताता हूँ कि जिनसे ये वर्ल्ड वॉर को कन्वर्ट हो सकता है जी। और ये 3 खास वजह ये हैं। पहली वजह, अगर नेटो कंट्रीज ऑन ग्राउंड फोर्स को लेके शामिल हो जाती, जो कि नहीं होता क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर है ही नहीं, पहली बात तो जी। अगर वो ग्राउंड पे आ जाती तो 30 देश, आप समझ रहे हैं, 30 देश, पूरे यूरोप के देश शामिल इसमें, कहीं ना कहीं, और इकोनॉमी में फर्क पड़ता, बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर किसी देश को इसमें कूद पड़ना होता, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। जाहिर सी बात है। दूसरी वजह, अगर रशिया जैसे धमकी दे रहा है अमेरिका पे परमाणु न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर ले, तो भाई हर एक को इसमें कूदना पड़ेगा जी, उनको रोकने के लिए। तीसरी बात, आप सोचिए अगर चीन सोचे कि ये स्ट्रेटेजिकली सही मौका है, सही टाइम है कि मैं ताइवान पे हमला कर दूं और आके हमारे से बदतमीजी कर ले फिर से दोबारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। क्वाड फॉर्म हुई है चीन का एग्रेशन रोकने के लिए, क्वाड, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, उनके फाइटर पायलट्स एंडरसन एयरफोर्स बेस है अमेरिका में, वहां पे ट्रेन करेगी इनके चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ जी। तो क्वाड एक्शन में आएगी, ऑगस्ट एक्शन में आएगी। तो भाई अगर इतने सारे देश, जैसे आपने सही फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और आपको मुबारकबाद देता हूं मैं कि आपकी पकड़, आपकी नॉलेज इस क्षेत्र में बड़ी अच्छी है भाई। तो इतने जब देश इन्वॉल्व हो गए तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली ये वर्ल्ड वॉर ही नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर वो जी। तो वैसे ये कन्वर्ट हो सकती है वर्ल्ड वॉर में, नहीं तो फिर नहीं होगी। अच्छा, अगर जैसे एक तरफ हम बात करें रशिया की, तो रशिया से हमारी डिफेंस डील है, इतने कई सौ करोड़ का हमारा एक वो है जिसके तहत वो हमें S-400 मिसाइलें देगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा पूरा। और एक तरफ बात है यूक्रेन की कि यूक्रेन बेशक छोटा कंट्री है, कमज़ोर कंट्री है, लेकिन जब बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ, जब पाकिस्तान इंडिया का मुद्दा आया, तो यूक्रेन ने कभी भी खड़े होकर हमारी वकालत हमारी तरफ से कभी नहीं की। तो अगर कल को सिचुएशन बनती है वर्ल्ड वॉर की, तो आप क्या देखते हैं कि इंडिया अगर खड़ा है तो इंडिया को किसका साथ देना चाहिए, एथिकली किसका साथ रहना चाहिए? नहीं, वैसे तो इंडिया बहुत शांतिपूर्वक नेशन है, हाँ, जिसे अभी तक तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। उनकी फिलॉसफी बहुत सही है और बहुत सटीक है और अच्छी भी है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं जी, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम बख्शेंगे। उसे छोड़ेंगे नहीं। और ये करके दिखाया है, दिखाया भी है, घरों में बिल्कुल। घुस के करके दिखाया है, सर्जिकल हाँ। स्ट्राइक करके दिखाई है, बालाकोट एयर स्ट्राइक करके दिखाई है, बिल्कुल, है मुंह तोड़ जवाब धूल चकाई है दुश्मनों को। हाँ, तो हिंदुस्तान ने परसों दिखा दिया यूएन में वोटिंग में, ना ही रूस के खिलाफ ना ही रूस के पक्ष में। तो हिंदुस्तान, आज रूस को, हमको ये भी सोचना चाहिए कि रूस के साथ हमारा पॉलिटिकल टाइज ही नहीं, डिप्लोमेटिक टाइज ही नहीं, मिलिट्री टाइज ही नहीं, डिफेंस पार्टनर ही केवल नहीं है, वो अलग बात है। 71.39% आर्म्स एम्युनिशन हमको रूस देता है हिंदुस्तान को जी। मगर वो सब छोड़िए, वो सब हिसाबबाजी छोड़िए, एक इमोशनल कनेक्ट है जो कि पहले से है। जी हाँ, जो कि 75 इयर्स प्लस से जाता है, हमारा पुराने ताल्लुकात है हिंदुस्तान में चाहे कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी सरकार, वो मैटर ही नहीं करता। बिल्कुल भाई, वो तो एक ऐसा एक टाई बना हुआ है ना, इतना इतना परफेक्ट, कहते हैं कि नोट बना हुआ है हमारा रूस के साथ कि एक अच्छी दोस्ती की वो है, और हमेशा ये दोस्ती समय समय पर देखी भी है लोगों ने। खैर सर, जैसे अब बेलारूस में इन दोनों के बीच में मेजर साहब अभी एक शांति वार्ता हुई, फेल हो गई। कई प्रयास किए गए कि भाई इनके बीच में कुछ कराया जाए, लेकिन वो हर वार्ता फेल हो जाती है। 6 दिन अब गुजर चुके हैं, आज 6 दिन की शाम है, अभी भी वॉर चल ही रहा है। आप इसका एंड क्या देखते हैं? क्या लगता है, एक चश्मा होता है ना जो एक एक्सपर्ट देखता है कि भाई ये हाल है, कंट्रीज पुश कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा आर्म्स एनिमेशन से हेल्प कर रही हैं, उधर रशिया तो अपने आप में पावरफुल है ही, तो उन्हें आपको क्या लगता है क्या अंजाम होगा? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि अंत की शुरुआत हो रही है ये, और ये खतरनाक बात है। और इसका अंत क्या होगा? रूस अब चाहेगा कि वो सत्ता पे कब्जा कर ले और सत्ता बदल दे, पलट दे वहां की जी, यूक्रेन की, और एक डमी गवर्नमेंट, एक पपेट गवर्नमेंट अपने चॉइस की वहां पे लगाए, जो कि अमेरिका के विपक्ष में हो, रूस के पक्ष में हो जी, और कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे, मतलब वो रूस का चलेगा वहां पे सिक्का एक तरीके से। अच्छा, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कुर्सी से हट गए। भाई मैं नहीं मानता कि वो ग्रेट लीडर हैं,
अभी एक अच्छी लीडरशिप और एक मैं समझदारी में और एक बेवकूफ़ी में, बहादुरी बेवकूफ़ी में बहुत फर्क होता है. वेरी फाइन थिन लाइन बिटवीन बीइंग ब्रेव, बीइंग करेजियस एंड बीइंग फुलिश. वो तो बेवकूफ़ बन रहे हैं बिल्कुल, और बेवकूफ़ नहीं बन रहे, वो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं. जी भाई मेरे को कुछ खुंदक नहीं है उनसे, मैं उनको जानता भी नहीं है. ना ही वो मेरे एक्टिंग में कोई कंपटीशन है ना, ठीक है, और ना ही वो मैं वो राष्ट्रपति बनना है भाई ना. मेरे को ये इस बात का की चिढ़ है दोनों से, उन्हीं से ही नहीं, दोनों से. व्लादिमीर पुतिन ने तो हमला कर दिया, गलत किया, बहुत गलत किया, और भुगत रहे हैं नतीजा हमारे देशवासी. व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की क्या झूठी शान है भाई, हम घुटने टेकेंगे नहीं, हम सरेंडर नहीं करेंगे. टैक्टिकल विड्रॉल फौज में क्यों सिखाई जाती है? टैक्टिकल विड्रॉल का मतलब है जब आपको मालूम है कि आपका कोई टक्कर ही नहीं है आपके सामने वाले से, आपको वहीं पे ही छोड़ देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए. हाँ, बजाय कि दोनों इकोनॉमीज का नुकसान हो, सिविलियन का नुकसान हो, इतना सारा जो हमारा वॉर में पैसा खर्च होता है, इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है, उन सब चीज़ों को बचाया जा सके. बिल्कुल. और ये सरासर बेवकूफ़ी है कि हम मरते दम तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे ना, ऐसा होता ही नहीं है भाई. बिल्कुल बिल्कुल. क्यों आप ढाल बता रहे हो भाई, महिलाओं का और बच्चों के, और हथियार दे रहे हो सिविलियंस को. और ये बताइए, लॉजिकली बताइए आप, युद्ध के दूसरे दिन हथियार थमा दिए, बोले कि हम हथियार दे देंगे सिविलियंस को, ठीक है. हाँ, अगर युद्ध के 2 साल के बाद ये हो रहा होता, मैं किसी तरह तभी भी सहमत नहीं होता वैसे मैं, मगर समझ सकता था बात के भी 2 साल के बाद. मतलब आपको मालूम था ना, अब मिलिट्री कमजोर पड़ने लगी हैं, बहुत सारा मैन पावर चला गया है, तो अब भैया हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, अब तो हमें सिविलियंस को भी आगे करना पड़ेगा. और एक और एज ए स्ट्रेटेजिस्ट एक और बात सोचने वाली बात है, आप जरा गौर करेगा इस बात पे. जी भाई रूस जो है दुनिया का 3rd मोस्ट ऑयल सप्लायर है, बिगेस्ट ऑयल सप्लायर. जी बहुत तेल है इसके पास, ठीक है. अब तेल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्रूड ऑयल बढ़ गए हैं. अब जब प्राइसेस बढ़ते हैं तेल के, फायदा किसको हो रहा है? रूस को हो रहा है. ऑब्वियसली. कोई मेरा सामान है, अगर वो 10 रुपए बिक रहा है और वही सामान अगर 20 रुपए बिकेगा, तो फाइनली फायदा तो मुझे होगा. लगाते रहो सैंक्शन, लगाते रहो प्रतिबंध, लगाते रहो, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो दिखा चुके हैं. रूस ने बोला, और लोग अभी मीडिया एक तरीके से वेस्टर्न मीडिया प्रोजेक्ट कर रही है, मैं नाम नहीं लूंगा चैनल का, कि भाई ये हीरो है ज़ेलेंस्की और ये है, हीरो विलन बना दिए, अभी नैरेटिव्स क्रिएट हो रहे हैं. बिल्कुल. एयर स्पेस वहां बंद गई. रूस ने बोला कि भाई ठीक है, तुम हमारी एयर स्पेस बंद करोगे, ये लो, हम तुम्हारी एयर स्पेस बंद कर देते हैं. रूस ने भी अपनी एयर स्पेस बंद कर ली उनके लिए. अब रूस प्रेशर में है. हाँ, क्यों ना होगी, अरे क्यों ना होगी. ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं कि हमने इंस्टाग्राम पे मैं देखा कि उन्होंने बोला कि भाई कल की बात है, कि शायद कल की बात है, कल या कल की बात है शायद, कि भाई हमने 4,500 रूसी सैनिक मार दिए हैं, आप लोग अपनी गाड़ियों पे बैठो वापस, और वापस रूस जाओ, अपने कमांडरों पे यकीन ना करो. भाई ये तो फौज का बेसिक प्रिंसिपल है, ये तो फौज की ट्रेनिंग है, सबसे पहले अपने कमांडर पे यकीन करो. एग्जैक्टली. आप खतरे में भी जा रहे हो, आप कमांडर पे भरोसा करो और आगे बढ़ो. लीडर सेज फॉलो मी एंड यू कीप फॉलोइंग. ज़ेलेंस्की की बात पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो उन्होंने खेला, एक तरीके से ये वीडियो के पहुंचेगा इनके, ये डर के भागेगा, मैं डर गया, वो तो फर्स्ट डे हो चुका था कि 2 घंटे पहले वॉर शुरू हुआ है और यूक्रेन की तरफ से बयान आता है कि हमने उनके 5 लड़ाकू विमान मार गिराए. तो ये तो प्रेशर मिलने वाली बात होती है कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना डर पैदा होगा. खैर इस वॉर से एक जरूरी बात, सॉरी, अब एक कॉमन सेंस की बात है. मैं तो कह रहा हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट. वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं खेल रहे हैं, वो सच बात कह रहे हैं. बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं मैं, ठीक है. अब ये कॉमन सेंस की बात है, ये बच्चा भी समझेगा. देखिए, कौन सा देश कहां पे गया किस पे हमला करने के लिए? रूस आया ना, यूक्रेन के अंदर घुसा ना उन पे हमला करने के लिए. तो जाहिर सी बात है, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, है ये नहीं कह रहा ऐसा हुआ या नहीं हुआ. तो कैजुअलिटी किसकी होएगी? जो देश घुसा है अपने जंगल में, तो हर कोई राजा है. जब अपने जंगल से बाहर निकलेगा वो राजा, तो मालूम पड़ेगा भाई प्रजा क्या होती है. बिल्कुल. अब रूस गया ना, तो कैजुअलिटी किसकी होगी? रूस की होगी. वाजिब बात है. तो ठीक है, अगर वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं खेल रहे हैं, अगर ये बात भी मान ली जाए, और आपको लगता है कि भाई रूस जब जंग के लिए जाते हैं, हम लोग फौजी आपको सर पे कफन बांध के निकलते हैं. बिल्कुल. हमें मालूम नहीं होता हम वापस आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं. कुछ अगले पल का नहीं मालूम होता है. मैं जानता हूँ वक्त कम है, लेकिन आपको क्विकली फटाफट संक्षेप में एक
किस्सा सुनाना चाहूंगा, रियल लाइफ किस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल मेजर साहब, बहादुरी और बेवकूफी के बीच में फर्क आप अपने आप भाप लेंगे। मेजर साहब बिल्कुल बिल्कुल। 1962 में हिंदुस्तान की जंग हुई चीन के साथ, और ईस्टर्न फ्रंट में एक जगह है रिजांगला, बैटल ऑफ रिजांगला के नाम से वो बहुत मशहूर है। वहां पे 13 कुमाऊं रेजिमेंट वहां पे डिप्लॉयड थी। उनकी एक कंपनी, चार्ली कंपनी, यानी कि 120 जांबाज फौजी वहां पे तैनात थे अंडर कमांड ऑफ मेजर शैतान सिंह भाटी। जी। जाड़ों का वक्त था, 16,000 फीट अबव मीन सी लेवल वो तापमान था, बर्फीली चट्टान थी। चीन की सेना इनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी, इनको खबर मिल गई इस बात की, और वो थे 3,000 से ऊपर, एक पूरी ब्रिगेड की फॉर्मेशन इनकी तरफ बढ़ी थी। जी। क्या कोई मुकाबला होगा 120 फौजियों का, और कहाँ पे 3,000 चीन की सेना आ रहेगा ना। अच्छा, मेजर शैतान सिंह भाटी ने अपनी फौज को इकट्ठा करा, कंपनी को इकट्ठा करा और बोला दोस्तों बात ऐसी है, ऑन ग्राउंड रियलिटी की सिचुएशन बताई, और बोला हो सकता है कि कल यहाँ पे किसी की हम में से जीत ना हो सकता है कल सूरज उगने से पहले हम सब मारे जाएं, शहादत प्राप्त कर लें। जी हाँ, हायर कमांड से मेरे को हुक्म मिला है पीछे हटने का, क्योंकि उनको दिखता है ये हारती हुई जंग है, यहाँ पे जीतने की कोई उम्मीद है ही नहीं। लेकिन ये धरती मेरी मातृभूमि है, मेरी माँ है, मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। आप में से किसी को अगर जाना हो तो अभी बता दो मेरे को, कल को अगर किसी को पीछे हटना चाहा तो मैं उसको गोली मार दूंगा। और ये होता भी है फौज में, कावर्डाइज, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो होता है ना, वायरस सबसे बड़ा वायरस नहीं होता, सबसे बड़ा वायरस होता है फियर और पैनिक। जब कोई डर जाता है ना, तो वो डर इतना कंटेजियस होता है कि आप भी डरेंगे, आप भी डरेंगे, आप भी, तो वो फैल जाता है वो डर। जी। अगर मेरे कदम डगमगा गए तो आप लोग गोली मार देना। हम सबने बोला साहब हम आपके साथ में हैं, सब डट के वहाँ पे मोर्चे संभाले अपने, वो लोगों को मोटिवेट करते रहे, और चीन की सेना उनकी तरफ बढ़ती रही तेजी से। इन्हें अपने विंटेज हथियार थे, इनके पास पुराने हथियार, चीन के पास ऑटोमेटिक हथियार थे, और चीन की सेना बिल्कुल कपड़ों में, विंटर क्लोथिंग में रेडी थी। हमारी सेना के पास पुराने कपड़े थे, अक्लेमेटाइज भी नहीं थे हमारे ट्रूप्स। जी। उन्होंने फायरिंग शुरू करी दोनों ओर से। जब गोलियां खत्म हो गई हमारे फौजियों की, उन्होंने वो पत्थर से लड़े। जी। और जब पत्थर उस इलाके के खत्म हो गए थे, तो राइफल के आगे होता है बेयोनेट, एक छुरी या चाकू, आपने देखा होगा ना पिक्चरों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे धावा बोला, उनसे लड़े। जब चीन की सेना इतने करीब आ गई तो अपने हाथ से लड़े, और वहीं उन्होंने शहादत प्राप्त करी। और मेजर शैतान सिंह भाटी तब बुरी तरह जख्मी हो गए थे, अपनी जान की परवाह ना कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पे खेल कर वो कूद पड़े दुश्मनों के आगे, और लोगों जवानों को मोटिवेट करते रहे, और तब भी लड़े। तब उनके जो बहादुर, उनके साथी जो थे, बडी जो होते हैं, वो साथ में ले गए। उन्होंने एक चीज कही थी कि कंपनी कमांडर की लाश दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने एक बड़े बोल्डर के पीछे उनकी लाश छुपा दी। हमारे कुछ चंद एक साथी वहाँ से फौजी निकल आए वहाँ से, और वो सीधा गए दिल्ली। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 120 लोग 3,000 की सेना से लड़े, वो भी जिस तरीके से आप बता रहे हो। तो खैर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पे भिजा दी गई। जब फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पे गई, उन्होंने देखा कि पूरी धरती पे चित्तर पितड़ वहाँ पे चीन के सिपाही मरे हुए हैं, और हमारे 115 जांबाज फौजी भी वहाँ पे मरे पड़े हुए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके उंगलियां जो है ट्रिगर गार्ड में थी, जम गई थी, ऐसे मरे थे सारे के सारे फौजी। जो नर्सिंग असिस्टेंट था, मेडिकल असिस्टेंट, जो मेडिक कहते हैं ना जिसको, जो फर्स्ट एड देने का काम होता है, उसके एक हाथ में सिरिंज था जमा हुआ, और एक हाथ में बैंडेज थी। और मेजर शैतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र, जो हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री है, बहादुरी से नवाजा गया मरणोपरांत, मरने के बाद। ये थी बहादुरी, क्योंकि वो नहीं हटे, क्योंकि उन्हें घुटने नहीं टेके, क्योंकि वो खुद जिम्मेदार थे, स्वयं जिम्मेदार थे अपने लिए, अपनी जानों के लिए। बिल्कुल, ये थी लीडरशिप उनकी। अब बेवकूफी क्या है? बेवकूफी ये है जब आपके हाथों में ही, आपको मालूम है वो निर्णय आपके हाथ में है, और आपके देशवासी, आपके पीछे महिलाएं, बच्चे, बाहर के लोग, उनकी जाने जा रही हैं। आप क्या कह रहे हो भाई, मैं सिविलियंस को हथियार दूंगा? कल को वही क्रिमिनल
हथियार लेके आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे अगर आप जंग भी जीत गए तो, जो कि नहीं, वो अलग बात है। मैं नहीं कहता था कौन जंग जीते भाई, ये कोई शान की बात नहीं है हम जंग जीत गए हम वो हार गए, ये पिक्चरों में अच्छा लगता है बस, हकीकत में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ये। और ये वॉर इज नॉट द आंसर। नो, वॉर इज नॉट द आंसर, वॉर इज नॉट द आंसर। दोस्तों मैं किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ मैं पक्ष विपक्ष जरूर लेता हूं और लूंगा, और मैं यहां पे भी ले रहा हूं, मैं शांति का पक्ष ले रहा हूं और जो युद्ध है उसका विपक्ष ले रहा हूं मैं। बस ये युद्ध किसी भी हालत में किसी भी कीमत में खत्म की जाए, ये भगवत गीता में भी लिखा है। भगवान श्री राम ने कहा है अर्जुन से, अगर तुम्हें शांति मिलती है किसी भी कीमत पे, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, तो समझो कि शांति सस्ती है। भगवान राम ने भी यही बात कही है। और एक रूस के जो ऑथर, एक रूस के ऑथर हैं लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने वॉर एंड पीस एक किताब है, उसमें चैप्टर 4 पैराग्राफ 8 लाइन 2 में लिखा है, बीइंग पीसफुल इज बेटर देन बीइंग राइट। अरे आप बोल दो अभी, हाँ भाई मैं गलत हूं, भाई शांति होगी, अमल शांति रहे और सूझबूझ रहे और दुनिया में हम सब एक साथ जिए और दुनिया हम सब के लिए एक बेहतर जगह बने जीने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मेजर साहब ने इस पूरी चीज़ को डिफाइन किया है, पूरा बताया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत रोचक जानकारी लगी होंगी। जो चीज़ें आपने अब तक नहीं देखी हैं तो वो आज आपको सुनने को मिली होंगी, आपको कहानियाँ सुनने को मिली होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब का, हमें इतना कीमती समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को ये सब जानकारी पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल भी सब्सक्राइब करें। देख गौरव भाई, और मैंने अपना वक्त दिया है आप लोगों के लिए, अब आप लोगों का फर्ज बनता है अपना अपना काम करिए आप, ये आपका योगदान होगा। हर एक बंदा जो हमें देख रहा है अगर इसको दबा के शेयर करे, ये नहीं सिविलियन की तरह नहीं, आप लोग सिविलियन मैं जानता हूं, मैं तो उसको कहा था उसने करा नहीं ना, आपको इंश्योर करना पड़ता है, आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, आपको लेनी पड़ती है, नागरिक होने का फर्ज। हाँ हमने किया और हमने दिखाया भी और बोला कि भाई देखो ये बातें हैं, पहुंचनी चाहिए लोगों तक। बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।